में पढ़ते हैं, हमारी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो बायोलॉजी वर्ड है वो टू वर्ड से बना हुआ है। These two words are Greek words. First is bios, which means life, and the another one is logos, which means study. So this is biology in very common language is the study of life. Biologists study the structure, function, growth, origin, evolution and distribution of the living organisms. अब जैसे आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, जैसे ये है रोज है, तो वो रोज ऐसा क्यों है, इतने कलर्स का वो क्यों है, या ये चिंपैंजीज हैं तो इनके जो बेबीज हैं वो आपको चिंपैंजी की तरह ही क्यों दिखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी लेके आती है कि क्यों हमें बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए या ये चीजें ऐसी क्यों हैं। अब we will study different subfields in biology. There are different fields such as botany, zoology, biochemistry, cellular biology, molecular biology, genetics, ecology, physiology and evolutionary biology. तो अलग अलग फील्ड्स हैं जिसके अंदर क्या है कि ये सब फील्ड हैं जिसमें अलग अलग चीज की स्टडी होती है। जैसे बॉटनी क्या है, प्लांट की स्टडी से डील करती है। जूलॉजी क्या है, एनिमल्स की स्टडी से डील करती है। बायोकेमिस्ट्री क्या है, वो मटेरियल सब्सटेंसेस की स्टडी से डील करती है कि यानी कौन कौन सा मटेरियल सब्सटेंस हमें बनाने के लिए या हमारे अंदर कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिस जो यूज हुए हैं जिससे लाइफ एग्जिस्टेंस में आई है। सेलुलर बायोलॉजी में क्या होता है, ये बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है उसका बेसिक फंक्शनल यूनिट सेल होता है और सेल की स्टडी किसमें करते हैं हम, सेलुलर बायोलॉजी के अंदर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स। तो इन सब की स्टडी हम किसमें करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल की स्टडी होती है। अब हेरिडिटरी क्या चीज है बच्चों, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो शक्ल है वो हमारे पेरेंट्स से मिलती है या वी रिजेंबल टू आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो कुछ ज्यादा रिजेंबल करते हैं, कुछ कम रिजेंबल करते हैं, तो वो किस में आती है, हेरिडिटरी के केस में आती है कि जो जीन्स हमें मिले हैं अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। नेक्स्ट में क्या है, इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। अब जैसे हम हैं, हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एनिमल्स हैं तो एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारी स्टडी किसके अंदर आएगी, इकोलॉजी के अंदर। उसके बाद फिजियोलॉजी के केस में क्या होता है, दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट। यानी जैसे हम हैं तो फिजियोलॉजी में हमारे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, ऐसे ही एनिमल्स के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं तो उनके क्या क्या फंक्शन है। फाइनली इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम क्या चीज देखते हैं कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई और कैसे वो टाइम के साथ चेंज होती चली गई, ठीक है। जैसे शुरू में जो हमारे पूर्वज थे तो हम ये बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो एप्स थे, चिंपैंजीज थे, तो हम एक टाइम के साथ इवोल्व होते होते हम क्या बने, ह्यूमंस बने। तो ये सारी की सारी क्या थी, सब फील्ड्स थी बायोलॉजी की जिनका बायोलॉजी के अंदर यूज होता है किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए। उसके बाद आपको माइंड में क्या रखना है, दीज आर द 5 बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट द लिविंग थिंग्स। अलग ये 5 ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लिविंग थिंग्स के बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्या आता है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हमारी बॉडी जो बनी होती है किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। तो सेल इज द बेसिक structural and functional unit of our life, and according to this cell theory there are 3 tenets. First is the cell is the basic unit of life. जो सेल है वो हमारी लाइफ के को फंक्शन करवाने के लिए या हमारी लाइफ को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए वो एक बेसिक यूनिट है। उसके बाद all living things are composed of cells. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हमारी सराउंडिंग में हैं या यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। तीसरा, थर्ड में क्या है,
ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो सेल्स अभी हमारी बॉडी के अंदर हैं वो ही नई सेल्स को बनाएंगे, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स गिव बर्थ टू द न्यू सेल्स। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है बेसिक, वो क्या है, एनर्जी, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स में है उसको सरवाइव करने के लिए क्या चीज चाहिए, एनर्जी चाहिए। All living things require energy and energy flows between organisms and between the organism and the environment। अब जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर के अंदर क्या है कि हम एक फूड चेन शो रखी है, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स के लिए डिपेंड है, यानी प्लांट्स की एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एनर्जी का फ्लो हमेशा होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होता है कि हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया वायरसेस के केस में। तो ये हेरिडिटरी मटेरियल किस काम आता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो हम अपने ट्रेड्स को ट्रांसफर करते हैं, जैसे ह्यूमंस हमेशा, ह्यूमंस के बच्चे जो है वो ह्यूमंस की तरह ही दिखेंगे, डॉग है तो उसके बच्चे डॉग की तरह ही दिखेंगे, अगर बर्ड है तो उसके बच्चे बर्ड की तरह ही दिखेंगे। तो वो किस वजह से है, वो हेरिडिटरी की वजह से है। अब कई लोगों में ये होता है कि बाल्डनेस होती है, जिसको हम गंजापन भी बोल सकते हैं, तो वो भी हेरिडिटरी होता है। हम क्या चीज देखते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स में वो करेक्टर है, अगर गंजापन है या कोई और डिजीज है, तो वो हेरिडिटरी डिजीज भी हमें रियासत में उनसे मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इक्विलिब्रियम। अब कोई भी चीज है बच्चे, एक संतुलन बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। All living things must maintain homeostasis, a state of balanced equilibrium between the organisms and the environment। मतलब हम और हमारे सराउंडिंग्स या हमारा जो आस पड़ोस है उसमें इक्विलिब्रियम, संतुलन बना होना जरूरी है। अगर संतुलन नहीं होगा, मतलब क्या है कि अगर हम किसी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हम उनको कंटेमिनेट कर रहे हैं या उनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं या एक्सेस में उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो संतुलन बिगड़ जाएगा और जो हमारी इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। फाइनली जो लास्ट चीज है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के केस में क्या है, हम कैसे इवोल्व हुए। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये चिंपैंजी से ह्यूमन में कन्वर्ट हुए हैं टाइम के साथ। इसमें बहुत सारे साल लगे। ये नहीं है कि ये एक टाइमली प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि एक दो दिन में वो इवोल्व कर गया हो, ठीक है। तो ये पांचों की पांचों चीज है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। तो हिस्ट्री मतलब ये कहां से शुरू हुआ, डेवलपमेंट एज अ sequential knowledge of biology plays in the era of the famous Greek philosopher Aristotle। सबसे पहले कब शुरू हुआ, अरिस्टोटल ने इसको शुरू किया। अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है और उन्होंने क्या बताया, वेरियस एस्पेक्ट्स बताए प्लांट्स के और एनिमल्स के। फर्दर उसकी डेवलपमेंट में कहां पे जाके फर्क आया, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया। अब माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद क्या हो गया, हम चीजों को मैग्नीफाई करके देखना हमने उसको शुरू कर दिया। तो बायोलॉजी बिगेन टू क्विकली डेवलप एंड ग्रो विद एंटोन वैन ल्यूवेनहॉफ, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद नई स्टडीज सामने आने लगी। इट वॉज देन दैट स्कॉलर्स डिस्कवर्ड स्पर्मेटोजोआ। माइक्रोस्कोप का यूज करके जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया, स्पर्मेटोजोआ को किया, बैक्टीरिया को किया, इन्फुसोरिया को किया। अब जो स्पर्मेटोजोआ है वो क्या चीज है, मेल स्पर्म। मेल स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। अब बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज के बाद इन्फुसोरिया है। अब ये इन्फुसोरिया क्या चीज है बच्चों, ये है आपका एक स्मॉल एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी स्टडी आपने माइक्रोस्कोप को यूज करके रिसर्चर्स ने की। एंड द इन्वेस्टिगेशन बाय जेन स्वेमर्डन लेड टू द न्यू इंटरेस्ट इन एंटोमोलॉजी। अब
नई इन्वेस्टिगेशन जैसे स्वेम्बर्टन ने की नई इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या किया उसने, एंटोमोलॉजी को स्टडी किया। एंटोमोलॉजी का क्या क्या होता है बच्चे, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स एंड द ह्यूमंस एंड हेल्प टू डेवलप द बेसिक टेक्निक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक डाइसेक्शन एंड स्टेनिंग। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जैसे ये डाइसेक्शन को यूज किया गया, ये माइस है, माइस को डाइसेक्ट करके उसके इंटरनल पार्ट्स को स्टडी किया। अब इनके इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करके हम क्या देखते हैं कि हमारे और ह्यूमंस के बीच में सिमिलरिटी है, हमारे जो जैसे पार्ट्स हैं वैसे ही इनके पार्ट्स हैं। तो इसलिए अगर कोई भी स्टार्टिंग में नई ड्रग आती है या कोई नई मेडिसिन आती है तो सबसे पहले इनके ऊपर टेस्ट करके उसको देखा जाता है और फर्दर उसके फिर ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होते हैं। अब जो ये नेक्स्ट पिक्चर है बच्चे, नेक्स्ट पिक्चर में क्या चीज है, ये आपको स्लाइड शो कर रखी है। स्लाइड के ऊपर हम वो माइक्रोस्कोपिक चीजें देख सकते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको स्टेन करके डिफरेंट डाई से, स्टेनिंग मतलब उसको कलर करके हम आसानी से अंडर द माइक्रोस्कोप उसको हम देख सकते हैं। In the early 19th century, a number of biologists pointed out to the central importance of the cell. अब मेन बात आई कि हमारी बॉडी है या कोई भी लिविंग बीइंग है उसकी बॉडी है तो उसके अंदर बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। ये हमें किसने बताया, 1838 में स्क्लेडिन एंड स्वॉन ने बताया, जिसमें उन्होंने 3 टेनेट्स बताए जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था, जिससे हम बोलते थे सेल थ्योरी। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द सेल। Individual cells have all the characteristics of life and all cells come from the division of other cells. अब कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बोला कि भाई इस थ्योरी को अपोज किया कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन फर्दर 1860s में रिमार्क एंड वर्चाउ की स्टडी के अकॉर्डिंग क्या पता चला कि ये जो 3 टेनेट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं और दीज आर नोन एज द सेल थ्योरी। फाइनली फिर क्लेडियस गैलेन ने क्या किया, डिस्क्राइब किया उसने एनाटॉमी किसकी, ह्यूमन बॉडी की। ये कैसे किया, उन्होंने डाइसेक्ट किया एप्स को और पिग्स को, क्योंकि जो उनका सिस्टम है वो हमारे बॉडी सिस्टम से मैच करता है, जो इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं। फाइनली फिर विलियम हार्वे ने क्या बताया कि जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड है यानी जिसको हम ब्लड बोलते हैं, तो वो कैसे सर्कुलेट कर रहा है और क्या रीजन है कि वो सर्कुलेट कर रहा है। तो उन्होंने क्या पता लगाया कि हार्ट हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज है जो क्या ऐसा पार्ट है जो हमारे ब्लड को पंप कर रहा है और हमारी ब्लड की जो कैपिलरीज हैं डिफरेंट उसमें ब्लड को सर्कुलेट करता है। उसके बाद जॉर्ज जॉन मेंडल, इन्होंने क्या किया, ये ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी इन्होंने क्या बताया था, हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था कि कैसे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन द 2 जनरेशंस और फर्दर जनरेशंस। अब इस पिक्चर में आप देखो ये कैंसरस सेल्स हैं, ये कैंसरस सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं और जो ये ब्लू पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियस को आपने, सेल के न्यूक्लियस को आपने स्टेन कर रखा है और उसको अंडर माइक्रोस्कोप वो आपने व्यू किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की why there is a need to study biology, हम बायोलॉजी को क्यों स्टडी करें। The study of biology helps us to understand ourselves and our behavior। हम ये सबसे पहली बात तो हमारे लिए जरूरी है ताकि हम खुद को जान सकें, खुद को पहचान सकें और हमारा किस बिहेवियर क्या है। तो ये एक हर बंदे के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी होती है कि हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, ऐसा हमारी बॉडी के अंदर क्या है जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही है। हाउ आवर बॉडी वर्क्स, हाउ इट रिएक्ट्स टू द डिजीजेस। अगर डिफरेंट डिजीजेस हैं तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, अगर फीवर है तो कैसे रिएक्ट करेगी, अगर किसी मॉस्किटो या किसी इंसेक्ट ने हमें बाइट किया है तो कैसे करेगी। ऐसे ही आप कोरोना के केस में देख रहे हो, अगर हमारी बॉडी जैसे वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे हमारी बॉडी बिहेव करेगी, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ हमारी बॉडी के साथ क्या गलत हो रहा है और आप टाइमली अवेयर हो जाते हैं ताकि आप टाइमली जाके अपना इलाज करवा सकें। उसके बाद एक और क्यूरियोसिटी है जैसे हाउ यू रिजेंबल और डिफर फ्रॉम द अदर पीपल, यानी हम जब आपस में देखते हैं कि हम हर एक की जो है रिसेम्बलेंस अलग अलग है, हम कुछ रिजेंबल करते हैं, ठीक है, कुछ का ये होता है बिल्कुल भी
नहीं कर सकते हैं करते हैं, जैसे ब्रदर्स की जो फेस होता है वो आपस में बिल्कुल जैसे मैच होता है, ऐसी कई बार नहीं होता है। तो वो चीजें हमें किससे मिली होती हैं, हमारे पेरेंट्स से मिली होती हैं, और वो हमारे जो फैमिली के जीन्स हैं वो चले होते हैं। उसके बाद नॉलेज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और एक ये चीज होती है क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, कब हुई, क्यों हुई। अब नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ अदर एनिमल्स, यानी हम दूसरे एनिमल्स को भी स्टडी कर सकते हैं, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, हमसे क्या फर्क है उसमें, हमसे कैसे डिफरेंट है वो, और हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बायोलॉजी के साथ उनका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फर्दर बायोलॉजी की स्टडी से हमें क्या पता चलता है कि कौन से प्लांट की क्या मेडिसिनल वैल्यूज है। अब जैसे हमें पता है कि नीम की मेडिसिनल वैल्यू क्या है, तुलसी की मेडिसिनल वैल्यू क्या है, गिलोय की मेडिसिनल वैल्यू क्या है, तो हमें कैसे पता चला, वो बायो की स्टडी करने से ही हमें उस बारे में पता चला। हाउ वी कैन इंक्रीज फूड प्रोडक्टिविटी, अब किसी भी प्लांट है उसका जीनोम हम स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से जीन से ये ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, तो हम उस जीन को अल्टर कर सकते हैं, फूड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज काज्ड बाय द पैथोजेंस, अब इसमें एक और चीज होती है कि जो डिफरेंट पैथोजेंस हैं वो किस टाइप की डिजीज कॉज करते हैं, तो हमें उसका नॉलेज हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि बच्चों अगर बायोलॉजी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। वो कैसे कि हम कई बार क्या करते हैं कि एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको यूज करते हैं किसी भी फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए, और ह्यूमन के जो फेटल टिश्यूज हैं उनको बायोमेडिकल रिसर्च में यूज करते हैं, और ऐसा फूड हम कंज्यूम करते हैं जो इरेडिएटेड फूड हो, वो हमारी बॉडी में और भी मतलब इश्यूज कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एथिकल इश्यूज से रिलेटेड हैं। तो बच्चों जरूरी ये अल्टर कर सकते हैं, फूड की प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स भी हैं। वो कैसे कि हम कई बार क्या करते हैं कि एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको यूज करते हैं किसी भी फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए, और ह्यूमन के जो फेटल टिश्यूज हैं उनको बायोमेडिकल रिसर्च में यूज करते हैं, और ऐसा फूड हम कंज्यूम करते हैं जो इरेडिएटेड फूड हो, वो हमारी बॉडी में और भी मतलब इश्यूज कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एथिकल इश्यूज से रिलेटेड हैं। तो बच्चों जरूरी ये चीज हमारे लिए जरूरी है कि हम टाइम के साथ इवॉल्व होते चले, मतलब ग्रो करना। हमारे एक लाइफ का क्या मतलब है, उसको फर्दर आगे से आगे उसको क्या करना बच्चों, ग्रो करना, और ग्रो करना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं, और अब